नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहुलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक केंद्रीय बैंक। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है वो पीडीएफ के माध्यम से बनाया है मैंने। वो इसलिए बनाया है कि वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको टॉपिक को समझा दूंगा और पीडीएफ में जो मटेरियल है वो आपको काम आएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश का शीर्ष बैंक होता है जो देश की संपूर्ण मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखता है, और साथ ही ये क्या करता है, करेंसी जारी करने वाला भी शीर्ष होता है, क्योंकि देश में एकमात्र संस्था है जो नोट जारी करती है। विश्व में जो प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी स्वीडन में 1668 में। लेकिन ये बैंक क्या हुआ, जल्दी असफल हो गया, सफल रूप से कार्य नहीं कर पाया। वास्तविक रूप से प्रथम केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में, जिसे बैंकों की जननी भी कहा जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है बैंकों की जननी। ठीक है, देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और भुगतान संतुलन को स्थिर बनाए रखना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश का केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार की नीतिगत दरें लागू करता है, और इन दरों के आधार पर ही देश में ये उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करता है। भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन 1926 और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, ये दो कमेटियां बनी थी, एक तो 1926 में और एक 1931 में। इन कमेटियों ने केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया, और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर आरबीआई एक्ट बना 1934, और इस एक्ट के आधार पर देश में 1 अप्रैल 1935 को केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो शुरू में निजी क्षेत्र में हुई थी, और 5 करोड़ रुपए के पेडअप कैपिटल के साथ शुरू की गई थी, जिसमें 100 रुपए के शेयर थे। इसका जो मुख्यालय था शुरू में कलकत्ता में स्थापित हुआ था प्रारंभ में, लेकिन बाद में इसे 1937 में बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया। पहले बम्बई था, अब मुंबई हो गया है। केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। वर्तमान में इसका मुख्यालय भी मुंबई में ही है, बस पहले नाम बम्बई था, अब मुंबई हो गया है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये पहले गवर्नर हैं आरबीआई के जो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, ये आईएएस अधिकारी है एक। अब बात करते हैं केंद्रीय बैंक की परिभाषाएं। केंद्रीय बैंक की परिभाषा, सर्वप्रथम होटरे की बात करते हैं। होटरे ने केंद्रीय बैंक की परिभाषा दी है कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है जो अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। यानी केंद्रीय बैंक क्या है, बैंकों का बैंक है, और ये बैंकों के लिए क्या करता है, अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। अंतिम ऋणदाता मतलब बैंक जब संकट में या दिवालिया घोषित होने की स्थिति पे हो तो बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है, उनको डूबने से बचाता है। दूसरी, स्मिथ के अनुसार, स्मिथ कहता है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसे नोट निर्गमित का अधिकार प्राप्त हो। यानी वेरी स्मिथ कहता है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसे नोट छापने का, नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो, उसे कहते हैं केंद्रीय बैंक। सैमुअल्सन कहता है कि केंद्रीय बैंक का कार्य है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति और साख को नियंत्रित करना। केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति और साख को नियंत्रित करता है, और ये किसके माध्यम से करता है, ये अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। देश में जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीति के माध्यम से देश में मुद्रा की पूर्ति और साख की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। डिकॉक कहता है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो अपने देश में मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे का सिरमौर होता है। यानी बैंकिंग और जो मौद्रिक ढांचा है उसका जो केंद्र है, शीर्ष है, वो कौन है, केंद्रीय बैंक है। ये कौन कहता है, एच.डी. डिकॉक। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीय बैंक के कार्यों की बात करते हैं। केंद्रीय बैंक का पहला कार्य है नोट निर्गमित करना, यानी नोट इश्यू करना, जारी करना। तो केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने में एकाधिकार प्राप्त है, और ये जो नोट जारी करता है इसके 2 प्रणालियां प्रचलन में है। एक प्रणाली है आनुपातिक कोष प्रणाली। इस प्रणाली में ऐसा होता है कि इसमें मुद्रा छापने के लिए आरबीआई अपने पास 40% सोना या विदेशी मुद्रा अपने पास कोष में रखता है, और फिर मुद्रा सारी छापता है या जारी करता है। 1920 से भारत में यह प्रणाली प्रचलन में थी,
लेकिन 6 अक्टूबर 1957 को आरबीआई ने दूसरी प्रणाली अपनाई, उसका नाम है न्यूनतम कोष प्रणाली। इस प्रणाली में ऐसा होता है कि आरबीआई 200 करोड़ रुपए का रिजर्व अपने पास रखता है। जो 200 करोड़ रुपए है, इन 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का तो सोना रखता है और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां अपने पास रखता है। ये प्रतिभूतियां और जो सोना है अपने पास 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष में रखकर आरबीआई जितने चाहे उतने नोट जारी कर सकता है। और वर्तमान में यही प्रणाली भारत में प्रचलन में है, क्योंकि ये प्रणाली क्या है, लोचदार है, सरल है। ठीक है। अब भारत में जो नोट छापे जाते हैं उसमें 1 रुपए का जो नोट है वो तो नोट छापते हैं वित्त मंत्रालय, भारत का जो वित्त मंत्रालय है वो छापता है। और इस 1 रुपए के नोट पे जो साइन होते हैं वो होते हैं भारत के वित्त सचिव के साइन होते हैं। लेकिन 1 रुपए के बाद जितने भी नोट है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये, ये जितने भी नोट है इनको कौन छापता है, आरबीआई। और इन पर साइन किसके होते हैं, गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है। अब भारत में जो नोट छापने की मशीनें हैं वो 4 मशीनें हैं, प्रेस जिसे बोलते हैं प्रिंटिंग प्रेस। भारत में 4 प्रेस है नोट छापने की। एक तो नासिक महाराष्ट्र में, एक देवास मध्य प्रदेश में, एक कर्नाटक में है मैसूर, और एक है सालबोनी पश्चिम बंगाल। ये 4 प्रेस है जो नोट छापने का कार्य करती है। ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई के दूसरे कार्य की, सरकारी बैंकर, एजेंट और सलाहकार। सरकारी बैंकर का मतलब है कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक है। सरकार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, इन सरकार की जमाओं को केंद्रीय बैंक क्या कर रहा है, अपने पास रखता है। सरकार जो है अपनी जमाओं को केंद्रीय बैंक के पास रखती है और सरकार अपनी जमाओं के बदले किसी को भुगतान भी कर सकती है आरबीआई की ओर से। जैसे किसी को सरकार को पैसा देना है तो आरबीआई को वो कहेगी कि भाई पैसा इसको इतना रुपए देना है, तो यानी सरकार की ओर से आरबीआई उनका भुगतान करता है। सरकार अपना पैसा जब आरबीआई में रखती है तो आरबीआई इनको उनके रुपए पर ब्याज नहीं देता है। ठीक है। सरकार की ओर से ये क्या करता है, प्रतिभूतियां भी खरीदता और बेचता है, जिसे बोलते हैं एजेंट संबंधी कार्य। आरबीआई क्या करता है, सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है। उनकी ओर से सरकार के लिए प्रतिभूतियां खरीदता भी है और बेचता भी है। एक है सलाहकार संबंधी कार्य। सलाहकार का मतलब ये है कि भारत सरकार को या राज्य सरकारों को आर्थिक नीतियां बनाने में, विभिन्न प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाने में सरकार, आरबीआई क्या करता है, सलाहकार की भूमिका निभाता है। अगर देश में मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, विनिमय से संबंधित किसी भी प्रकार की रोजगार संबंधी आर्थिक नीतियां जब बनती है तो आरबीआई से इसमें सलाह मांगी जा सकती है। तो आरबीआई क्या करता है, इसमें सलाहकार की भूमिका निभाता है एक। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की, बैंकों का बैंक वह पर्यवेक्षण नियंत्रण करता। बैंकों का बैंक, आम आदमी का जो खाता होता है वो व्यापारिक बैंकों में होता है, लेकिन बैंकों का जो खाता होता है वो किस में होता है, आरबीआई के पास होता है। और आरबीआई क्या करता है, इन बैंकों में अंतिम ऋणदाता का कार्य भी करता है। इनको जब संकट काल में वित्तीय जरूरत होती है तो इनको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। ठीक है। आरबीआई बैंकों को जरूरत पड़ने पर रुपया उधार भी देता है और वो जरूरत पड़ने पर उनसे वापस लेता भी है, और ये होता है रेपो रेट के माध्यम से। रेपो रेट के माध्यम से क्या करता है कि आरबीआई जो है व्यापारिक बैंकों को पैसा उधार देता है, और जब व्यापारिक बैंकों को पास अतिरिक्त रिजर्व हो तो आरबीआई उन्हें रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से वापस उधार भी ले लेता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, बैंकों का बैंक है। दूसरा बात करते हैं पर्यवेक्षण की। पर्यवेक्षण का मतलब है देश में जब भी आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है तो वो मौद्रिक नीति ठीक तरीके से बैंक लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखने के लिए वो इनकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है। इनका सुपरविजन करता है वो, और उनको जो नहीं लागू ठीक से नहीं करते उन पर एक्शन लेता है वो। अब बात करते हैं 4 नंबर कार्य, अंतिम ऋणदाता और नगद कोषों का संरक्षक। अंतिम ऋणदाता का मतलब यह है कि व्यापारिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक क्या है, अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। व्यापारिक बैंक जो है अपना एक निश्चित प्रतिशत, व्यापारिक बैंकों के पास जो जमाएं होती हैं उन जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत वो क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक के पास
जमा के रूप में रखते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं नगद कोष, CRR, केंद्रीय रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, वो अपने केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में रखता है। और जब भी व्यापारिक बैंक संकट की स्थिति में होते हैं तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। व्यापारिक बैंकों को कहीं से ऋण मिले या नहीं मिले, लेकिन केंद्रीय बैंक जरूर ऋण देगा संकट काल की स्थिति में। इसलिए कहते हैं कि ये बैंकों का अंतिम ऋणदाता हुआ है, नगद कोषों का संरक्षक है, क्योंकि ये नगद कोष जो जमा कराते हैं RBI केंद्रीय बैंक के पास, वो उनका संरक्षक होता है। ठीक है, वो बैंकों की पैसा होता है, लेकिन वो अपने पास कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास संरक्षक के रूप में जमा कराते हैं, ताकि कभी भी संकट काल की स्थिति में केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की सहायता कर सके। बात करते हैं पांचवें कार्य की, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक जो है देश में सरकारी धन और विदेशी मुद्रा, इनका क्या होता है, संरक्षक होता है। भारत सरकार में जितना भी धन है और विदेशी विनिमय फॉरेन सिक्योरिटी है, वो सब किसके पास रखता है, केंद्रीय बैंक के पास। क्योंकि देश जो केंद्रीय बैंक वो क्या है, सरकार का बैंक है, इसलिए सरकार के पास जितना भी धन होगा, कोष होगा, वो सारा किसके पास रखेगी, RBI के पास रखेगी। और सरकार को RBI इस मामले में ब्याज नहीं देता है। ठीक है, वो इसलिए रखता है कि RBI देश में घरेलू जो विनिमय दर है उसको स्थिर बनाए रखता है और मुद्रा की आपूर्ति को नियमित रखता है इस मामले में। ठीक है, RBI जो है देश में या विदेश से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है, क्रय विक्रय भी करता है, सोने का क्रय विक्रय भी करता है। और किसका आधार पर करता है, वो सरकार के आधार पर करता है। ठीक, अब बात करते हैं समाज शोधन निपटारा, क्लियरिंग सेटलमेंट। इसमें यह होता है कि देश के जितने भी बैंक हैं उन सब का खाता व्यापारिक बैंकों में होता है। जैसे एक उदाहरण है कि मेरा खाता SBI बैंक में है, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति है उसका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। हर व्यक्ति के पास आज का ATM कार्ड है, मैं SBI ATM कार्ड से पंजाब नेशनल बैंक के ATM कार्ड से पैसे निकलवा सकता हूँ। और पंजाब नेशनल वाला जो जिसका अकाउंट है, जिस व्यक्ति का पंजाब नेशनल बैंक में, वो व्यक्ति किसी दूसरे बैंक से अकाउंट से पैसा, दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकलवा सकता है। ये सुविधा सबको प्राप्त है। तो RBI इन जो पैसों का लेन देन है, इन लेन देनों को क्या करता है, सेटलमेंट करता है, इनको सही बराबर करता है। कि जैसे SBI वाले खाताधारकों ने पंजाब नेशनल बैंक से 5 करोड़ रुपए निकलवाए, तो ये 5 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक के खाते से निकाल कर RBI क्या कर देगा, SBI को दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, सेटलमेंट करता है वो। तो RBI क्या करता है, ये जो पैसों का लेन देन है वो एक बैंक के खाते से रुपए निकाल कर दूसरे बैंक के खाते में डाल देता है, जिससे बैंकों का आपस का लेन देन बराबर हो जाता है। इससे ये होता है कि व्यापारिक बैंकों की समय की बचत होती है और उन्हें भी क्या होती है, सुविधा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले कार्य की, साख का नियंत्रण व नियमन। जो RBI है वो देश में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित और नियमित करता है। और वो किस आधार पर करता है, अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से। जो मौद्रिक नीति है उसमें दो प्रकार की नीतियाँ होती है, एक तो मात्रात्मक उपाय होते हैं और एक गुणात्मक उपाय होते हैं। मात्रात्मक बोलते हैं नीतिगत उपाय, जो नीतियों के माध्यम से, जिसमें रेट जारी होती है, और रेट है बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और खुले बाजार की क्रियाएं, ये इसके मात्रात्मक उपाय है। इनके माध्यम से वो देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है, साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। और गुणात्मक उपाय जैसे न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता, उधार की न्यूनतम दरें, नैतिक दबाव, प्रचार प्रसार, प्रत्यक्ष कार्रवाई आदि के माध्यम से वो क्या करता है, मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा भी RBI और भी कार्य करता है, जैसे व्यापारिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना, उनकी शाखा विस्तार के लिए सिफारिश करना। ठीक है, उनको ऑर्डर जारी करना शाखा विस्तार के लिए, बैंकों का ऑडिट करना, जो विभिन्न बैंक हैं उनके डायरेक्टर हैं उनकी अध्यक्ष और डायरेक्टरों की नियुक्ति करना। इसके अलावा भी RBI विकासात्मक कार्य भी करता है। विकासात्मक जैसे कृषि विकास, औद्योगिक विकास, व्यापार के लिए विकास, ठीक है, निर्यात का विकास, ठीक है, आदि कार्य करता है। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के वो ऋण भी उपलब्ध करवाता है। अब बात करते हैं RBI की संरचना की, और ये बात हम इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इस बारे में RBI की संरचना के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।